वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति, और इसमें हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम आज इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रीय त्वरण और सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल इनके देखेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, इसकी वैल्यू v² यानी वेलोसिटी का स्क्वायर अपान r। तो ये क्या होता है ये देखते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन डिस्पाइट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल बीइंग कांस्टेंट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी कीप्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग because change in direction of moving particle. Speed of this particle is always constant but velocity changes because change in direction of movement of या motion of particle. Since direction of velocity of this particle changes with time, hence movement of particles should be under some acceleration. यानी जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की चाल यानी पिंड की चाल स्थिर होते हुए भी, यानी पिंड की चाल स्थिर रहती है, फिर भी पिंड के वेग की दिशा, पिंड के चलने की दिशा बदलते रहने के कारण उसका वेग लगातार बदलता रहता है। तो पिंड का चाल स्थिर होते हुए भी, एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर होते हुए भी पिंड की चूंकि चलने की दिशा बदल रही है, इसलिए उसका वेग लगातार बदलता है। तो वेग का दिशा बदल रहा है, मैग्नीट्यूड यानी चाल कांस्टेंट है। चूंकि वेग की दिशा समय के साथ बदल रही है या वेग की दिशा हमेशा समय के साथ बदलती है, अतः पिंड की गति किसी त्वरण के अधीन होनी चाहिए। पिंड की गति अब किसी त्वरण के अधीन होनी चाहिए, यानी कोई ना कोई त्वरण पिंड पर काम करना चाहिए जिससे पिंड की जो चलने की दिशा है वो लगातार बदलती रहे और चाल स्थिर अवस्था में रहे। तो ये जो एक्सेलरेशन या त्वरण होता है, यही हम सेंट्रीपिटल या एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण, इसको इस नाम से जानते हैं। तो क्या है? एक्सेलरेशन वर्किंग टुवर्ड्स सेंटर ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। तो एक समान वृत्तीय गति जहां होती है वहां वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। क्योंकि ये केंद्र की ओर होता है हमेशा, इसलिए इसको अभिकेंद्र नाम से जाना जाता है और ये सदैव केंद्र की ओर ही काम करता है। यहाँ पर डेफिनेशन हम एक समान वृत्तीय गति के लिए दिया है हमने, और ये सभी गतियों के लिए, सभी सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है। तो जो अभिकेंद्र बल की मात्रा निकाली जाएगी वो फार्मूले से A=v²/r, पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी आएगी यानी स्पीड आएगी उसको स्क्वायर करके हम r से डिवाइड कर देंगे, तो अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। आइए, इसके डेरिवेशन में हम पहले डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें एक सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, किसी टाइम पर ये ए पर है और नेक्स्ट टाइम पर ये बी पर है। तो ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये जो पार्टिकल है ये ए टू बी पहुंच गया, और सर्कुलर मार्ग की रेडियस आर है, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा एस ये डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन है। ए पर वेलोसिटी v1 है, वी पर वेलोसिटी v2 है, और हम जानते हैं v1 और v2 वेलोसिटीज इक्वल हैं, बस डायरेक्शन का फर्क है। इनकी डायरेक्शन जो होगी वो डेल्टा थीटा, इनके बीच का एंगल हो गया। तो इसी को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। लेट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ सेंटर o, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ सेंटर o and radius r with uniform speed v. Let object travel displacement delta s, object travel displacement delta s from
पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, so that delta s should be linear. The velocity at point A is v1 and at point B is v2. तो m द्रव्यमान की वस्तु एक समान चाल v से, m द्रव्यमान की वस्तु एक समान चाल v से इस वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या r है। वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो माना समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में, सूक्ष्म समयांतराल यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में बिंदु ए से बी तक ये डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस विस्थापन तय करती है। तो माना सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में बिंदु ए से बी तक डेल्टा एस विस्थापन तय करता है वस्तु, और बिंदु ए पर वेग v1 है। तो बिंदु ए पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये स्पर्श रेखा वेलोसिटी की दिशा देगी। बिंदु ए पर वेलोसिटी वेग v1 है और बिंदु बी पर v2 है। चूंकि स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी v1 और v2 आपस में बराबर है और ये v के बराबर है। एंड डेल्टा v निकालेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक वस्तु का कोणीय विस्थापन, ये डेल्टा थीटा हो गया। एंगल बिटवीन v1 एंड v2, ये डेल्टा थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v1 एंड v2, यानी वेग v1 और v2 के बीच का कोण भी डेल्टा थीटा है। तो इस तरह से v1 और v2 के बीच में हम जो एंगल है उसको डेल्टा थीटा बनाएंगे। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ओ ए बी, ये ट्रायंगल हो गया जो कि रेडियस और डिस्प्लेसमेंट से बना है। दूसरा ट्रायंगल ऑफ वेलोसिटीज पी क्यू आर, जो कि v1 v2 और डेल्टा v से बनता है। और डेल्टा v क्या है, v2 माइनस v1। तो वेलोसिटी v2 से v1 को माइनस करेंगे, तो हम जानते हैं जब भी माइनस करते हैं दो वेक्टरों का तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है जिसमें से माइनस करना होता है, यानी v2 से माइनस किया है तो इसी की तरफ हम डायरेक्शन लगा देते हैं। तो ये डेल्टा v का डायरेक्शन हो गया v2 माइनस v1। अब जो डेल्टा v है इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा v लिखेंगे और इस तरह से हमारे पास सारी क्वांटिटीज आ गई। अब इसमें स्ट्रेटजी ये है कि जो तो ट्रायंगल बने ओ ए बी और पी क्यू आर, इनको हम सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। तो जो दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ओ ए बी दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं क्या क्या है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर एंड पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू वी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो दो साइडें हैं वो आपस में बराबर हैं। इसी ट्रायंगल की इसी के साथ बराबर है और इस ट्रायंगल की ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। और एंगल ओ ए ओ बी, ये वाला एंगल क्यू पी आर, ये दोनों आपस में बराबर हैं डेल्टा थीटा के। तो ये जो कंडीशन है, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में बराबर हैं, दोनों दो ट्रायंगल हैं, दोनों के जो साइड्स हैं वो दोनों के उसी ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो बराबर है। तो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुजों के लिए जो संगत भुजाओं का रेशियो है वो इक्वल होता है। हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड, अतः दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो संगत भुजाओं का रेशियो है तो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो हम लेंगे ओ ए अपान पी क्यू, ओ ए अपान पी क्यू, ओ बी अपान पी आर, ओ बी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान क्यू आर, ए बी अपान क्यू आर। तो हम पहले वाले ट्रायंगल की भुजाएं सब ऊपर लिखेंगे, इनकी जो करस्पॉन्डिंग भुजा इस ट्रायंगल में मिलेगी उसका रेशियो लेंगे। तो ए बी अपान क्यू आर, ए बी अपान क्यू आर ये संगत भुजाएं हो गई। ओ ए अपान पी क्यू, ओ ए अपान पी क्यू, ओ बी अपान क्यू पी आर, ओ बी अपान पी आर, ये भुजाएं हमारी हो गई। अब ये रेशियो, इसी रेशियो की सहायता से हम अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फिगर बनाना होता है और फिगर का डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर इसके बाद ये जो दो ट्रायंगल हैं इनको हम सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है
और फिर समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी से संगत भुजाओं का रेशियो इक्वल होता है। इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे। ए बी क्या है, डेल्टा एस है, और क्यू आर डेल्टा वी, और ओ ए आर पी क्यू वी, ओ बी आर, और आर पी या पी आर वी है। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन मिल गया। इससे डेल्टा वी निकालेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू वी अपान आर इंटू डेल्टा एस। अब हम यहाँ दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर तो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इक्वल टू वी अपान आर इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी से भाग देने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर। तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपान टी, और वी अपान आर लिमिट के बाहर रहेगा क्योंकि वी भी कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, और आर रेडियस भी कांस्टेंट है। तो लिमिट के अंदर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी रहेगा। जब भी हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट वाली जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल, डी वी अपान डी टी इक्वल टू वी अपान आर डी एस बाई डी टी। और डी वी अपान डी टी हम जानते हैं एक्सेलरेशन होती है, और डी एस बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी होती है। तो हम इसको लिख लेंगे ए इक्वल टू वी अपान आर इंटू वी, यानी ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। इस तरह से ए एक्सेलरेशन आ गया। ये जो एक्सेलरेशन है यही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण है। इसकी दिशा हमेशा सर्किल के केंद्र की ओर होती है, यानी वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर ही हमेशा होती है। और इसकी मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर अपान आर, पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसको स्क्वायर करके रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो अभिकेंद्र त्वरण का मान उस पर्टिकुलर टाइम पर निकलेगा। फ्रॉम वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा ये सूत्र है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो वी की वैल्यू आर ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये अभिकेंद्र त्वरण का दूसरे फॉर्म में आ गया इक्वेशन, वी ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपान आर। अब हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रखने पर 4 पाई स्क्वायर आर अपान टी। तो इस फॉर्म में भी अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी तो इससे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, ये अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र मिल गया। तो ओवरऑल हमें वी स्क्वायर अपान आर याद करना है। बाकी तीन फार्मूले ये और ये तीन फार्मूले हमें याद हैं, तो इससे हम इनके अभिकेंद्र त्वरण के दूसरे रूपों की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, acceleration in any object is always generated because of the impact of some force, and direction of force is same as direction of acceleration। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण सदैव किसी न किसी बल से उत्पन्न होता है। तो पिंड में जब भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो किसी न किसी बल के प्रभाव से ही उत्पन्न हो रहा है, और बल की जो दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। तो इस तरह से जो भी त्वरण किसी पिंड में उत्पन्न हो रही है वो किसी बल के कारण उत्पन्न होती है, और बल की दिशा त्वरण की दिशा में ही होती है, यानी बल जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। तो सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी अभिकेंद्र त्वरण है। तो अभिकेंद्र त्वरण को उत्पन्न करने वाला जो बल है वो अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉजिंग इट मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। यानी वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर सदैव एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जो बल हमेशा केंद्र की ओर लगा रहता है सर्कुलर मोशन में वो अभिकेंद्र बल कहलाता है, और अभिकेंद्र बल द्वारा ही अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। तो जब तक अभिकेंद्र बल है तब तक सर्कुलर मोशन जारी रहेगी। अभिकेंद्र बल समाप्त होने पर अभिकेंद्र त्वरण भी खत्म हो जाएगा, और इस तरह से सर्कुलर मोशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, किसी अन्य मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेट ए बॉडी बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ बॉडी
his velocity without changing its or body's speed. Centripetal force accelerate body and change body's direction of velocity, but it does not change the speed of body. अतः अभिकेंद्र बल किसी पिंड की को बिना उसकी चाल बदले, तो अभिकेंद्र बल पिंड की चाल बदले बिना सर्कुलर मोशन में केवल वेग की दिशा को बदलते ही रहता है। तो यानी यह ऐसा त्वरण है, यानी अभिकेंद्र बल ऐसा बल है जो पिंड की चाल नहीं बदलता, केवल पिंड के वेग की दिशा यानी चलने की दिशा को बदलता रहता है। इस तरह से ये जो पिंड है वो सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। तो अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एक ही दिशा में सेंटर की ओर लगे रहते हैं। वस्तु कहीं भी होगी, इधर है तो दोनों सेंटर की ओर इधर लगे हैं, वस्तु इधर गई तो सेंटर की ओर इधर, एक्सेलरेशन एंड फोर्स दोनों। इसी तरह से वस्तु इधर है तो एक्सेलरेशन फोर्स सेंटर की ओर। तो अभिकेंद्र बल सदैव और अभिकेंद्र त्वरण दिशा बदलते रहते हैं। पूरे एक सर्किल में अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल दोनों एक ही साथ दिशा बदलेंगे और ये दोनों एक ही दिशा में लगे रहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो फोर्स हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। एक्सेलरेशन v²/r, ये हम अभिकेंद्र त्वरण निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो F = mv²/r और v = r ओमेगा, ये वैल्यू रखेंगे। तो F = mr ओमेगा²। F अभिकेंद्र बल हम जानते हैं ये बल ही है, तो न्यूटन इसका यूनिट हो गया, न्यूटन मात्रक है। और mL/-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र आ गया। ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी जो अभिकेंद्र बल है वो सदैव सदिश राशि है और ये हमेशा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल हमेशा लगता है। नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर कीपिंग ए पार्टिकल इन मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, यानी किसी कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल परम आवश्यक है। तो किसी भी वस्तु पर जब तक अभिकेंद्र बल काम करेगा तब तक वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती रहेगी और जैसे ही अभिकेंद्र बल समाप्त होगा वस्तु वृत्ताकार मार्ग से हट जाएगी, उसका पाथ जो है वो किसी अन्य दिशा में यानी सर्कुलर से अलग किसी अन्य दिशा में चला जाएगा। तो वृत्ताकार मार्ग यानी सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्ताकार गति पॉसिबल नहीं है। नेचर ऑफ सर्कुलर मोशन, दे कैन बी डिवाइडेड और क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर और दैट इज अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेटेड इन देम, यानी वृत्ताकार गतियों की प्रकृति के आधार पर, वृत्ताकार गतियों की प्रकृति के आधार पर इन्हें उनकी प्रकृति या उनमें उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्र बल के अनुसार निम्न 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो भी हमारी सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति हैं उसमें अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न होने के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर हम उसको 4 भागों में यानी 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो 4 टाइप्स हैं। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स एज ए टेंशन फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल तनाव बल के रूप में। तो अभिकेंद्र बल तनाव बल के रूप में आता है पहला क्लासिफिकेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज टाइड टू सेंटर ऑफ सर्किल विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, रोप, चेन और लॉग, यानी जब वृत्तीय गति या वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला पिंड किसी माध्यम में रस्सी, चेन या लट्ठे द्वारा उस वृत्त के केंद्र से बंधा हो, तो इस केस में जो अभिकेंद्र बल काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तनाव बल के रूप में कार्य करता है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एज ए टेंशन फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के रूप, तनाव के रूप में, तो तनाव बल के रूप में तभी होगा जब केंद्र से हमारा द्रव्यमान बंधा हुआ होगा। तो केंद्र से द्रव्यमान को बांधने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? रोप, रस्सी, चेन, लॉग, लट्ठा इत्यादि से हम अगर द्रव्यमान को बांधे हैं और द्रव्यमान सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी अभिकेंद्र बल वो तनाव बल के रूप में होता है
और तनाव बल से ही अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। तो तनाव बल हमेशा केंद्र की ओर काम करेगा, रस्सी है या चेन है या लॉग है, जिसमें भी है वो हमेशा सेंटर की ओर ही होगा और इसी दिशा में अभिकेंद्र बल होता है। तो हमेशा तनाव बल से अभिकेंद्र बल इसको मिलता रहेगा जब तक तनाव है। जैसे ही तनाव खत्म यानी रस्सी टूट गई, द्रव्यमान अब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो इधर दूसरी तरफ प्रोजेक्ट होते हुए दूर तक चला जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एज फ्रिक्शन फोर्स, अभिकेंद्र बल घर्षण बल के रूप में। ये दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म आ गया, नेचर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स के रूप में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अभिकेंद्र बल घर्षण बल के रूप में वर्क कर रहा है यहाँ, तो घर्षण बल से ही अभिकेंद्र बल मिलता है। तो ऐसा केस कहाँ होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन मूव्स रबिंग आर स्लिथरिंग ऑन रोड आर ट्रैक आर एनी अदर मीडियम, यानी जब गति करने वाला पिंड किसी सड़क या पटरी या किसी माध्यम पर रगड़ कर या फिसल कर चल रहा है, जैसे साइकिल या जो व्हीकल्स होते हैं ये फिसल कर चल रहे हैं या इस पर रोल करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने से अभिकेंद्र बल एज ए घर्षण यहाँ प्रयुक्त होता है। तो घर्षण से ही अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है और सर्कुलर मोशन चलती है। जैसे किसी मोड़ पर हम व्हीकल को गुजारते हैं तो व्हीकल के टायर और जो सड़क है उसके बीच में घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसी से आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है व्हीकल को वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए। तो यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को यूज कर लिया एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल। तो ये सिचुएशन हमारा पहला सिचुएशन था, टेंशन रस्सी में तनाव। तो इस केस में मास हमारा सेंटर से बंधा होना चाहिए था, लेकिन दूसरे केस में ये सेंटर से ना बंधा होकर यहाँ सड़क पे चल रहा है। अभी तक हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स कांटेक्ट सिस्टम में लग रहा है, यानी सिस्टम हमारा प्लेन के कांटेक्ट में था या सेंटर के कांटेक्ट में था। अब मास क्या करेगा? कांटेक्ट में नहीं रहेगा, फिर भी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सर्कुलर मोशन होगी। कैसे होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में। तो गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ अभिकेंद्र बल मिलेगा। ये कहाँ पर मिलता है? दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन लार्जर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी यह विशाल आकाशीय पिंडों के मध्य उत्पन्न होता है। ग्रहों, उपग्रहों या स्टार्स के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है उनके कारण अभिकेंद्र बल लगता है और उस अभिकेंद्र बल के कारण ग्रह या उपग्रह सभी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, इससे पृथ्वी को आवश्यक अभिकेंद्र बल सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए मिल रहा है और वो वी वेलोसिटी से लगातार सन का चक्कर लगा रही है। तो ये जो अभिकेंद्र बल का फॉर्म है ये गुरुत्वाकर्षण बल से मिला। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वहीं वर्क करता है जहाँ बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, यानी ग्रह, उपग्रह, स्टार्स इत्यादि के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और इस कारण से ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 m2 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल इतना लगता है और इस कारण से सभी ग्रह और उपग्रह सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल के रूप में, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण बल के रूप में। तो यहाँ पर विद्युत बल यानी कूलाम फोर्स लग रहा है और उस कूलाम फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न होता है, यानी उसी से उत्पन्न होता है। दिस फोर्स इज जनरेटेड बिटवीन वेरी टीनी पार्टिकल्स चार्जेस, यानी यह बल अति सूक्ष्म कणों यानी आवेशों के मध्य उत्पन्न होता है। तो आवेशों के मध्य अट्रैक्टिव फोर्स जब भी होगा वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो जाएगा और सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो जाएगी। जैसे दो चार्जेस हैं उनके बीच में ये इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कूलाम फोर्स F=1/4πε0 Q1 Q2/r², ये इतनी मात्रा में फोर्स लगता है। इससे क्या होगा? इस फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो जाएगा और वो सर्कुलर मोशन पर गति कराएगा। जैसे
न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाना। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं और वो सर्कुलर ऑर्बिट में यानी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं हमेशा नाभिक का। और इन स्थिर विद्युत बलों से ही अभिकेंद्र बल मिलता है जिससे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मार्ग पर चक्कर लगाता है। तो इस तरह से ये अभिकेंद्र बल के 4 फॉर्म हो गए। चारों फॉर्म तनाव बल के रूप में, जब हमारा द्रव्यमान केंद्र से बंधा होगा तो तनाव बल लगेगा और उसके कारण अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा। घर्षण बल, जब द्रव्यमान केंद्र से बंधा नहीं है, किसी सड़क पर गति कर रहा है तो वहाँ घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण तनाव ये अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी हमारा ये अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस कारण से भी वृत्ताकार मार्ग पर गति पॉसिबल है। और ये ग्रहों उपग्रहों की गति या स्टार्स की गति सर्कुलर पाथ पर होती है, वो इसी कारण संभव है। और चौथा केस इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन यानी विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कूलाम फोर्स 2 चार्जेस के बीच में लगता है, अपोजिट चार्जेस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में लग रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। तो वृत्ताकार गति इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये वृत्ताकार गति तब तक पॉसिबल है जब तक कूलाम फोर्स द्वारा इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अट्रैक्ट होता रहेगा। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलाम फोर्स लगेगा और नाभिक की ओर रहेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहेगा। तो ये हमारे 4 फॉर्मेट हो गए जिनके अंतर्गत सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न होता है एज ए इंटरमीडिएट फोर्स, और यही सर्कुलर मार्ग पर वृत्ताकार गति कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है तब तक वृत्ताकार मार्ग पर गति पॉसिबल है यानी होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के समाप्त होने पर वृत्ताकार मार्ग पर गति समाप्त हो जाती है और वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल लगता है। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना बंद करेगा, अपकेंद्र बल अपना इक्वल एंड अपोजिट वाला जो इसका काम है वो करना शुरू करेगा। जैसे ही हमारा अपकेंद्र बल यहाँ से समाप्त हो गया, मान लेते हैं इस मास पर अपकेंद्र बल नहीं लग रहा है, तो इस मास पर अपकेंद्र बल नहीं लगेगा, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो अपकेंद्र बल जितनी मात्रा में अपकेंद्र बल लग रहा था उतनी ही मात्रा में अपकेंद्र बल इस अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में लग जाएगा F डैश, और ये क्या करेगा, इस मास को वृत्ताकार मार्ग से हटाकर दूसरे रास्ते में ले जाने का प्रयास करेगा। तो मास चूंकि इस दिशा में गतिशील था तो वो धीरे धीरे इस दिशा को छोड़ेगा और धीरे धीरे छोड़ता हुआ दूसरी डायरेक्शन में पैराबोलिक मार्ग से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये मास की गति जो होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल के अधीन हो जाएगी और सर्कुलर मोशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और दूसरी मोशन शुरू हो जाएगी। तो अपकेंद्र बलों का महत्वपूर्ण रोल है सर्कुलर मोशन कराने में। जब तक अपकेंद्र बल है तभी तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज अपकेंद्र बल के हटते ही हमारी मोशन तो होगी लेकिन सर्कुलर नहीं होगी, तो दूसरे फॉर्म में दूसरे रास्ते से मोशन हो जाएगी।